हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है मॉल कॉन्सेप्ट, उसमें हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 डिस्कस किया है। लेक्चर 1 में हमने बेसिक के बारे में बात की थी और लेक्चर 2 जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, लेक्चर 2 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। देखो, लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, और फिर हमने डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको दी थी। और मैंने बताया था कि किसी भी एटम को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जेड ए, जहाँ पर जेड ये है, एक्स के बारे में बताया और ए के बारे में बताया। फिर लास्ट में मैंने कुछ स्टैटिक पोर्शन के बारे में बताया जो अपने को याद करना है, जिसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने कंसीडर बताया कि 9.1, और ये मास ऑफ प्रोटॉन में ये 1.67 इंटू 10⁻⁻24 kg। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। वो जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 के बारे में, लेक्चर नंबर 3 के बारे में। और थर्ड लेक्चर में हम उसी वहीं से कंटिन्यू करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो देखो किस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, हमने बात करी थी कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, ऐसे ही कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं हमारे पास में, जैसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, 19 गुलाम। ऐसे ही चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो वो होता है हमारे पास में प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। और ऐसे ही हम बात करें चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो वो होता है हमारे पास में 0, शून्य। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो जैसे हमने मास के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, वैसे ही हमने चार्ज के बारे में बात की है। और जैसे हमने बात करी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल लिया था मैंने सोडियम का, मैंने सोडियम को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया 1123। सोडियम को क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया 1123, सोडियम 1123। अब देखो, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं एक्स जेड ए से, तो यहाँ पर जेड का वैल्यू कितना है, जेड का वैल्यू है 11, और यही किसको बताएगा, ये प्रोटॉन को बताएगा। किसको बताएगा, प्रोटॉन को बताएगा। और जैसे हमने बात करी थी, ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारे पास में 23 के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, प्रोटॉन की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 11 है, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो न्यूट्रॉन आ जाएगा हमारे पास में 23 माइनस 11 इक्वल्स टू 12। तो न्यूट्रॉन कितने आ गए, 12 आ गए। अब देखो बेटा, प्रोटॉन की हमने बात कर ली, न्यूट्रॉन की हमने बात कर ली, इलेक्ट्रॉन की बात हम करने वाले हैं। तो जब तक हमारे को ये पता नहीं होगा कि हमारे पास में स्पीसीज कैसी है, तब तक हम इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्पीसीज कौन सी है, तो हम दो प्रकार से स्पीसीज को डिफाइन करेंगे। स्पीसीज का मतलब है एटम और मॉलिक्यूल में से कौन प्रेजेंट है ना। तो अगर जब तक हमें स्पीसीज का पता नहीं होगा, तब तक हम ये बता नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो ध्यान देना बेटो, अगर हमारे पास में न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, और यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। तो अगर मैं सोडियम की बात करूँ, तो प्रोटॉन हमारे पास में 11 है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास में 11 है, और न्यूट्रॉन हमारे पास में कितने हैं, 12 है। तो इस प्रकार से हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ में आई बात। अब बात करते हैं हम स्पीसीज की। स्पीसीज के बारे में हम डिस्कस करें, तो स्पीसीज का मतलब है यहाँ पर एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो हमारे पास में बेसिकली दो प्रकार की स्पीसीज होंगी। एक होगी जिसको हम बोलेंगे न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज, यानी एटम जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल जो है वो भी न्यूट्रल हो सकता है। और दूसरी होगी हमारे पास में चार्ज स्पीसीज, चार्ज स्पीसीज।
और जो चार्ज स्पीसीज है यानी किसी भी एटम और मॉलिक्यूल पर यदि चार्ज प्रेजेंट है तो हम उसको नया नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, आयन। अगर किसी भी स्पीसीज पे अगर चार्ज प्रेजेंट है, वो प्लस का चार्ज भी हो सकता है, वो माइनस का चार्ज भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। तो बेसिकली देखो बेटा, एटम और मॉलिक्यूल को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये वो चार्ज भी हो सकता है और बिना चार्ज भी हो सकता है। जो चार्ज होगा उसको बोलेंगे आयन, और जो न्यूट्रल होगा उसको न्यूट्रल स्पीसीज ही हम कंसिडर करेंगे। जैसा कि अभी हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा हो जाता है। न्यूट्रल स्पीसीज हम उसको बोलेंगे जिस पर टोटल चार्ज टोटल चार्ज टोटल चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और T का मतलब टोटल चार्ज, और वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ऐसे ही अगर ऐसा है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसा है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। दूसरा तरीका ये हो रहा है हमारे पास में कि कोई भी स्पीसीज की न्यूट्रल है तो उसको पहचानेंगे कैसे, तो बेटा उस पर प्लस और माइनस ये दोनों साइन क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। साइन दोनों क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। ना तो उस पर प्लस दिखाई देगा और ना ही माइनस दिखाई देगा। अगर किसी भी एटम और मॉलिक्यूल पे प्लस माइनस दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है वो न्यूट्रल स्पीसीज है। देखो अभी हमने एग्जांपल लिया सोडियम का, सोडियम पे ना तो प्लस दिखाई दे रहा है और ना ही माइनस दिखाई दे रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि सोडियम कैसी स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज है। और न्यूट्रल स्पीसीज होगी तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। समझ में आई बात? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करें हम चार्ज स्पीसीज की, तो चार्ज स्पीसीज हमारे पास में दो प्रकार की होती है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं कैटायन, और एक होती है जिसको हम बोलते हैं एनायन। कैटायन और एनायन। अब कैटायन क्या होता है, कैटायन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में बनता है स्पीसीज, या ऐसे बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। या दूसरा हम ये बोल सकते हैं इस पे प्लस साइन प्रेजेंट होगा, प्लस साइन प्रेजेंट। और ऐसे केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ऐसे केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होंगे। तो पहली चीज तो यह इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से कैटायन का फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज ये कैटायन पे प्लस साइन हमें दिखाई देगा। तीसरी चीज ये अगर ऐसा है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होंगे। समझ में आई बात? तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कैटायन वही स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद में बनती है, इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद में बनती है, और इसमें प्लस साइन प्रेजेंट होगा और इलेक्ट्रॉन और ये बराबर नहीं होंगे। ऐसे ही यदि मैं एनायन की बात करूं तो एनायन में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में जो स्पीसीज बनेगी वो क्या कहलाएगी, एनायन कहलाएगी। ऐसे ही यदि मैं बात करूं तो इस पे प्लस माइनस साइन जो है वो प्रेजेंट होगा, माइनस साइन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और इसमें भी ऐसे केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होंगे, प्रोटॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, स्पीसीज का मतलब है एटम और मॉलिक्यूल को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो ये दो प्रकार की होगी, एक न्यूट्रल स्पीसीज होगी और एक चार्ज स्पीसीज होगी। न्यूट्रल स्पीसीज वो होगी जिसपे प्लस माइनस अब्सेंट होगा, यानी प्लस का चिन्ह भी नहीं होगा, माइनस का चिन्ह भी नहीं होगा, और जिसका टोटल चार्ज जीरो होगा। अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरी है वो है चार्ज स्पीसीज। चार्ज स्पीसीज दो प्रकार की होंगी, जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से फॉर्म होगी और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से फॉर्म होगी। जो इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने से फॉर्म होती है उसको बोलते हैं कैटायन, और ये इस पे प्लस साइन प्रेजेंट होता है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होते हैं। दूसरी स्पीसीज होती है हमारे पास में एनायन, जिसपे इलेक्ट्रॉन गेन करने से इसका फॉर्मेशन होता है और नेगेटिव साइन प्रेजेंट होता है, और इसमें भी जब ऐसा है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको समझ में आया होगा। और जो वो चार्ज मैंने लिखा है यहाँ पर, ये जो चार्ज लिखा है, ये चार्ज आपको याद करना है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। जस्ट इसका अपोजिट साइन का कौन सा हो जाएगा, प्रोटॉन का। और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या है, जीरो है। समझ में आई बेटा? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं किस प्रकार से हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले तो इन दिनों की बात करेंगे हम।
जैसे अभी हमने 3 स्पीसीज डिफाइन करी है, न्यूट्रल स्पीसीज डिफाइन करी है, कैटायन डिफाइन किया है। तो देखो न्यूट्रल, कैटायन और एनायन। एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन, तो वो 1H1 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन है ये, और यहाँ पर मैंने कंसीडर किया H+, और यहाँ पर मैंने कंसीडर किया H-। ये एग्जाम्पल है। तो इन एग्जाम्पल्स में यानी न्यूट्रल में, कैटायन में और एनायन में किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो बेटा, ये हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1H1, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1H1 लिखेंगे तो यहाँ पर Z का वैल्यू कितना है, 1 है। जो नीचे लिखा हुआ है वो Z का वैल्यू है, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो क्या है, A है। तो A इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और Z का वैल्यू ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पुट कर देंगे तो न्यूट्रॉन कितना आ गया, 0 आ गया। अब ये हम न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, और न्यूट्रल के केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं प्रोटॉन इसमें 1 है, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 1 है, और न्यूट्रॉन इसमें कितना है, 0 है। न्यूट्रॉन कितना है, 0 है। तो यदि न्यूट्रल स्पीसीज की बात करें तो हाइड्रोजन को हमने न्यूट्रल कंसीडर किया है। और अगर कैटायन की यदि हम बात करें तो कैटायन को क्या लिखेंगे बेटा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैटायन को हम लिख सकते हैं 1H1 और ये प्लस का, ये प्लस का, इसको हटा देता हूँ मैं एक बार। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इस पे मैंने क्या किया है, ये जो कैटायन था इस पे प्लस मैंने इंडिकेट नहीं किया, प्लस मैंने इंडिकेट नहीं किया। जब ये ऐसा लिखा हुआ है तो ये किसके सिमिलर है, न्यूट्रल के सिमिलर है। और जब न्यूट्रल के सिमिलर है तो इसमें प्रोटॉन कितना है, 1 है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, और न्यूट्रॉन कितना है, 0 है। अब जैसे ही मैंने इस पे प्लस 1 लगाया, यदि किसी भी स्पीसीज पे 1 प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, और अगर 2 प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, और 3 प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकला है। और ऐसे ही किसी भी स्पीसीज पे 1 माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आया है, 2 माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। यदि मैं प्लस यहाँ पर नहीं लगाता हूँ तो ये न्यूट्रल की तरह बिहेव करेगा, और न्यूट्रल की तरह बिहेव करेगा तो इसमें प्रोटॉन 1 होगा, इलेक्ट्रॉन 1 होगा, और न्यूट्रॉन 0 होगा। जैसे ही मैंने इस पे प्लस लगाया, इसका मतलब है इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, और 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो H+ में प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 0 है, और न्यूट्रॉन कितना है, 0। समझ में आई बात। ऐसे ही यदि मैं एनाइन की बात करूं, ऐसे ही यदि मैं एनाइन की बात करूं तो एनाइन का मतलब क्या है, H-, और H- को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1H1। जब मैं न्यूट्रल कंसीडर कर रहा हूँ इसको, तो इसमें प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, और न्यूट्रॉन कितना है, 0 है। जैसे ही मैंने इस पे माइनस लगाया, -1 का मतलब है इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसके पास में क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से था और एक और आ गया, तो अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। तो इस प्रकार से किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज में, कैटायन में, एनायन में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। आप आसानी से इसको समझने की कोशिश करें, है ना, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो एक एग्जाम्पल करते हैं हम। एग्जाम्पल है मेरे पास में ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2। सिमिलरली वैसे ही जब भी हमारे पास में कोई चार्ज स्पीसीज आएगी तो हम उसको न्यूट्रल को बेस लेकर के कंसीडर करेंगे। इस ऑक्सीजन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 ऑक्सीजन 16, 8 इसका एटॉमिक नंबर है, 16 इसका मास है। तो मैं इस पे माइनस नहीं लगा रहा हूँ, माइनस नहीं लगा रहा हूँ। जब ये न्यूट्रल है तो इसमें प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है, 8 है, जो इसका एटॉमिक नंबर है, यानी Z के इक्वल है। अगर मैं इसमें एक ही जो इसका मास नंबर है, यानी जो मास नंबर है वो है 16, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो है 16, और जो A है। तो यदि प्रोटॉन की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो न्यूट्रॉन कितना आ गया, 16 - 8 = 8। हाँ या ना। और ये जो स्पीसीज दिख रही है, मैंने जो अभी ये लिखी है, ये वाली स्पीसीज, इस स्पीसीज पे प्लस माइनस दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। इसका मतलब ये स्पीसीज तो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल के केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो हमें निकालने हैं, प्रोटॉन हमें पता है कितना है, 8, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 8 आ गए। तो बेसिकली मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं इसमें, 8 है। ऐसा तब है जब हम इसको न्यूट्रल कंसिडर कर रहे हैं,
है ना। जैसे ही मैंने इस पे -2 लगाया, इसका मतलब है इस पे माइनस के 2 लगाने से 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए। तो जब ये न्यूट्रल था तब ऐसा था, और जैसे ही -2 लगाया तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन गया, ये 10 इलेक्ट्रॉन बन गया। समझ गए बेटा, किसी भी चार्ज स्पीसीज पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस प्रकार से हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम H2O का। अब यहाँ पर तो देखो, ये तो आयन था, चार्ज स्पीसीज थी, ये मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल भी कैसा है, न्यूट्रल है। तो अगर मैं इस H2O का पोस्टमार्टम करूँ, तो इस H2O के पोस्टमार्टम से हमें पता चलेगा इसमें 2 तो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसमें कोई प्लस माइनस दिखाई नहीं दे रहा है, और कोई भी प्लस माइनस दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, न्यूट्रल है। ये कैसा है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो यहाँ पर ये H2O इनके एडिशन से बना है, तो इसका प्रोटॉन और इसके प्रोटॉन के एडिशन से आएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के एडिशन से आएंगे। आया ना। तो हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1H1। और ऐसे ही ऑक्सीजन को लिख सकता हूँ, 1 ऑक्सीजन है और 8 ऑक्सीजन 16, ऐसे लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत, मैं समझ पा रहा हूँ आपको, कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो यदि मैं प्रोटॉन की बात करूँ, तो देखो प्रोटॉन की बात करूँ, 1 हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, तो 2 हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन हो गए, 2 इंटू 1। 1 हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, तो 2 हाइड्रोजन में कितने हैं, 2 इंटू 1। ऐसे ही 1 ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, तो 1 में कितना होगा, 1 इंटू 8। तो ये कितना हो गया, 10। कितना प्रोटॉन हो गया बेटा, 10 प्रोटॉन हो गया। कितना प्रोटॉन हो गया, 10। अब हमें पता है इस स्पीसीज पे प्लस माइनस का साइन प्रेजेंट नहीं है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वो कितने होंगे, 10 होंगे। वो कितने होंगे, 10 होंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है बेटा, देखो यहाँ मैं बता देता हूँ आपको कि ये मान लो हमारे पास में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो इस ऊपर वाले नंबर में से ये नीचे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं, इस ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन मिल जाएगा। ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन मिल जाएगा। ऐसे सिमिलरली अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, तो इस ऊपर वाले नंबर में से इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या आएगा, न्यूट्रॉन। और एक में से एक सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, 0। तो हाइड्रोजन की वजह से तो न्यूट्रॉन कितना है, 0 है। इसकी बात करें तो 16 में से 8 गए तो कितना बच गया, 8। तो ये लो 8। तो हमारे को पता चला यहाँ इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 8। तो H2O की बात करें तो प्रोटॉन है 10, इलेक्ट्रॉन है 10, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 8। इस प्रकार से हम किसी भी स्पीसीज में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये आपको समझ में आ रहा होगा। समझ गए बात को। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं हम अगली स्लाइड पे। देखो एक एग्जांपल और कंसिडर करते हैं हम, SO4 -2। SO4 -2 ये एक एग्जांपल है, इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन हमें करनी है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो इसका पोस्टमार्टम करो, सॉरी सबसे पहले तो इसका पोस्टमार्टम करो। तो यदि SO4 -2 की बात करूं, तो इसमें एक तो सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, और इस पूरे पे लगा हुआ है -2। इस पूरे पे क्या लगा हुआ है, -2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने H2O में लिखा वैसे ही हम इसको लिखेंगे। सल्फर 16 नंबर पे आता है, तो सल्फर को लिख सकता हूं मैं 16 सल्फर 32। एक सल्फर है प्लस, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो इसको लिख सकता हूँ 8 ऑक्सीजन 16। एक सल्फर, और इस पे पूरे पे लगा हुआ है -2। इस पे पूरे पे क्या लगा हुआ है, -2 लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे समझो कि इस पे ये -2 प्रेजेंट नहीं है, ये -2 प्रेजेंट नहीं है। जब -2 प्रेजेंट नहीं होगा तो इस पे कोई प्लस माइनस साइन प्रेजेंट नहीं होगा, और उस केस में ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूट्रल स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा। तो ये मानो इस पे -2 नहीं है, इस पे -2 नहीं है, ऐसे मान लो। सेकेंड,
एक सेकेंड। ये देखो इधर, यदि अब इस पे -2 नहीं है तो प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, एक सल्फर में 16 प्रोटॉन है और सल्फर एक ही है, प्लस एक ऑक्सीजन में 8 है और 4 ऑक्सीजन तो 32, कितने हो गए 16, 8 चौक 32, 48 प्रोटॉन। अगर इस पे -2 नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 48 होंगे। न्यूट्रॉन की बात करें तो ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो 32 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 16, प्लस 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 न्यूट्रॉन, एक ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो 4 इंटू 8, तो ये कितना आ गया 48। ऐसा है कब, जब ये न्यूट्रल है, इस पे प्लस माइनस प्रेजेंट नहीं है, जो प्लस माइनस प्रेजेंट नहीं है। अब मैंने इस पे -2 लगा दिया तो -2 तो ये बताता है ना कि इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो इलेक्ट्रॉन थे इसके पास में कितने 48, 2 और आ गए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 50 हो गए। तो इस प्रकार से बेटा हम किसी भी स्पीसीज में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीजें, है ना? हाँ या ना? ठीक है बेटा, ठीक है। तो आप इसको अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, उसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा, है ना? कमेंट सेक्शन में आप अपनी जो भी कोई समस्या आती है कि यहाँ पर कोई समस्या है, ये मेरे क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं उसको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, मैं उसको समझा दूंगा। आप लोग खुद तो पढ़िए, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप खुद तो पढ़िए और अपने दोस्तों को और बताइए इसके बारे में, ताकि ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रूबीडियम चैनल को भी सब्सक्राइब करवाएंगे। ठीक है बेटा, मैं बड़े बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ बेटा, तो आपकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, है ना? ठीक है, अब कई बच्चों को ये दिक्कत आ रही होगी, ये 8 ऑक्सीजन कहाँ से आ गया। बेटा ये देखो बेसिक है, एटॉमिक मासेस आपको याद करने पड़ेंगे 30 तक एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे। और फिर भी मैं आपको एक छोटा वीडियो बना दूंगा जिसमें एटॉमिक मासेस लिखे हुए होंगे, आप उसको नोट कर लेना कॉपी में और उनको याद करने हैं। उसको याद किए बिना अपन क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे बेटा। एटॉमिक मासेस 30 तक आपको याद करने ही पड़ेंगे, अगर वो याद नहीं होंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट समझने में डिफ़िकल्टी महसूस होगी। आपको हर बार ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी। जैसा जैसा मैं बोलूँगा वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। तो एटॉमिक मासेस याद करने पड़ेंगे, जो मैं एक वीडियो, छोटा वीडियो बना करके उसको मेंशन कर दूंगा, इस वीडियो में अटैच कर दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कुलाम। ठीक है बेटा, ये इसकी यूनिट है कुलाम। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ एक यूनिट कैलकुलेशन में, एक यूनिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक डजन में 12 होते हैं, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ एक डजन -12, तो उस -12 का कोई महत्व है क्या, सिग्निफिकेंस है क्या? कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी यूनिट नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमें पता है ये इसकी पोलरिटी को बताता है माइनस, तो लेकिन हम एक यूनिट कंसिडर करने वाले हैं, तो यहाँ पर ये कंसिडर ना करके मैं इसको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कुलाम कंसिडर करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम एक यूनिट डराइव करने वाले हैं। तो देखो बेटा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इतना है, तो यदि मैं चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, Na इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, इतना है। दोबारा से सुन लो, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इतना, और मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, Na इलेक्ट्रॉन होंगे, तो चार्ज हो जाएगा Na इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कुलाम। जब मैं Na की वैल्यू पुट करूंगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कुलाम, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग वैल्यू आएगी 96500 कुलाम। ये याद रखना बेटा, एग्जैक्ट ऐसी नहीं आएगी, 96500 एग्जैक्ट नहीं आएगी, उसके आसपास आएगी, तो हम इस नंबर को कंसिडर करेंगे
96,500 कूलम। तो यहाँ देखो एक मोल अगर इलेक्ट्रॉन मेरे पास में है तो उस पर चार्ज कितना है 96,500 कूलम। और इसको ही हम बोलते हैं 1 फेराडे, 1 फेराड, 1 फेराडे, 1 फेराडे। और इसको हम बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ 1 फेराडे, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 फेराड। तो यहाँ से हमारे पास में एक डेफिनेशन भी आ गई, एक डेफिनेशन भी आ गई हमारे पास में कि एक मोल इलेक्ट्रॉन यदि हमारे पास में है तो उसका चार्ज कितना होता है 1 फेराड के बराबर, 1 फेराडे के बराबर होता है, या 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं 1 फेराडे इक्वल्स टू 96,500 कूलम। ये याद रखना है बेटा, 96,500 कूलम। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, हाँ या ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे चलते हैं, ये जरूर ध्यान रखना एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 96,500 कूलम या 1 फेराडे, 96,500 कूलम या 1 फेराडे। समझ गए बात को। अब आगे चलते हैं, एक सेकेंड, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आगे चले। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने से पहले एक छोटी चीज़ में डिस्कस कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी चीज़ डिस्कस कर देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, एक एग्जांपल लिया कि यदि मेरे पास में एक H2O है, एक H2O है, तो इस एक H2O में कितने प्रोटॉन होंगे। अभी हमने कैलकुलेट किया था, देखो बेटा एक H2O में कितने प्रोटॉन होंगे, ये रहा। एक H2O में कितने प्रोटॉन थे 10 प्रोटॉन। एक H2O में कितने प्रोटॉन थे 10। तो एक H2O में 10 प्रोटॉन होंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अरे क्या हो रहा है ये, यदि मेरे पास में 2 H2O हो जाए, 2 H2O हो जाए तो कितने प्रोटॉन हो जाएंगे 2 इंटू 10 प्रोटॉन। 2 H2O हो जाए तो कितने हो जाएंगे 2 H2O हो जाएगा 2 इंटू 10 प्रोटॉन। तो मैं बेसिकली इसको लिख सकता हूँ 20 प्रोटॉन। ऐसे यदि हम बात करें एक H2O मेरे पास में है तो उसमें है 10 प्रोटॉन। यदि 1 मोल H2O मेरे पास में हो जाए, 1 मोल H2O, तो कितने मोल प्रोटॉन हो जाएंगे 10 मोल प्रोटॉन हो जाएंगे, हाँ या ना। ऐसे यदि 2 मोल प्रोटॉन में 2 मोल H2O मेरे पास में हो जाए तो कितने हो जाएंगे 2 इंटू 10 मोल प्रोटॉन। और इसको मैं लिख सकता हूँ 20, और 1 मोल में कितना होता है Na, तो ये लिख सकता हूँ 20 Na प्रोटॉन, हाँ या ना। देखो बेटा यहाँ फिर से देख लो, 1 मोल H2O 10 प्रोटॉन, 2 H2O हो गए तो 2 से गुणा कर दिया मैंने दोनों तरफ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। 1 H2O 10 प्रोटॉन, 1 मोल H2O तो 10 मोल, मैंने दोनों तरफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर भी मोल लग गया, यहाँ पर भी मोल लग गया। ऐसे ही 2 मोल H2O हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे इतने मोल, और 1 मोल में कितना होता है Na, तो 2 मोल H2O में कितने मोल प्रोटॉन हो जाएंगे 20 मोल प्रोटॉन हो जाएंगे, और 20 मोल को क्या लिख सकते हैं 20 Na लिख सकते हैं। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, ठीक है बेटा। अब देखो ये अगर आपको समझ में आ गया तो इस पे बेस्ड ही है हमारे पास में ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि हमारे पास में 2.5 मोल NH3 है, NH3 है, और NH3 का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है हमें 17, तो हमें बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। समझ में आई, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो देखो वो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालें, n इज इक्वल टू n अपॉन Na से, तो n आ गया हमारे पास में, मोल कितने 2.5, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2.5 Na NH3, तो पहले का आंसर तो आ गया सीधा ही। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 मोल में Na होता है तो 2.5 मोल में कितना हो जाएगा 2.5 Na। दूसरे की बात करें, यदि एक NH3 मेरे पास में है तो देखो इसमें पोस्टमार्टम करें इसका, तो 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, कितने 4 एटम हो गए, या डिटेल में लिख देता हूँ मैं इसको, या यहीं लिख देता हूँ, 4 एटम, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो टोटल एटम कितने हो गए 4 एटम, ठीक है। तो एक NH3 में इतना है तो 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल में हो जाएगा हमारे पास में 4 मोल एटम,
4 मोल एटम, और मोल है कितने बेसिकली अपने पास में 2.5 मोल है, 2.5 मोल NH3 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2.5 मोल एटम। और इसको हम लिख सकते हैं कितना 10, ये कितना हो गया 10 10 Na एटम, या 10 मोल एटम, और 1 मोल में कितना Na 1 Na। समझ गए बात को। अब ऐसे ही अगला है देखो, NH3 में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालने हैं अपने को, NH3 में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो इसको ऐसे करें, यदि एक NH3 मेरे पास में है तो इसमें 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। एक नाइट्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं 7 नाइट्रोजन 14, और 3 हाइड्रोजन को लिख सकते हैं 3 1 हाइड्रोजन 1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। यदि मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन नीचे वाला नंबर जो है प्रोटॉन को बताता है, एक नाइट्रोजन में 7, यहाँ हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन में 1 और 3 हाइड्रोजन है तो 3 गुणा 1, और ये टोटल हो गया कितना 10। प्रोटॉन कितना है 10। अब इस पे देखना NH3 पे कोई प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, कोई प्लस माइनस नहीं है बेटा, कोई प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इक्वल होंगे, और वो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इक्वल होंगे, और वो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। अब बात करें न्यूट्रॉन की, तो ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 14 में से 7 गए तो कितने बच गए 7, और एक ही नाइट्रोजन है तो 7 इंटू 1, प्लस ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 में से 1 गया तो 0, और 3 है तो 3 इंटू 0, तो कितना आ गया, कितना हो गया 7 न्यूट्रॉन। तो बेसिकली यदि हम बात करें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की, है ना, तो प्रोटॉन 10 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं 7 है। अब आगे बात करते हैं। तो देखो एक अमोनिया है, एक अमोनिया NH3, तो इसमें प्रोटॉन 10 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, और न्यूट्रॉन 7 है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का सम कितना हो गया 10 प्लस 10 प्लस 7, तो ये आ गया हमारे पास में 27। कितना आ गया बेटा 27। और तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है 2.5 मोल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर बताने हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो तो देखो एक NH3 यदि हमारे पास में है, एक NH3 यदि हमारे पास में, तो इसमें 27 प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन है। एक NH3 यदि हमारे पास में है तो ये एक मोल NH3 हो गया, तो एक मोल NH3 हो गया तो ये हो जाएगा 27 मोल प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। और बेसिकली हमें कितने मोल दिए हुए हैं, यहाँ देखो हमें मोल दिए हुए हैं कितने 2.5 मोल, तो 2.5 मोल यदि ये हो जाए तो 2.5 मोल NH3 यदि हो जाए तो ये कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 27 मोल प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27 दूना 54 और 12.5 67.5 मोल Na, ये तो इसको लिख सकते हैं 67.5 Na प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही सिमिलर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमसे कैलकुलेट करवाया, वहाँ पर हमसे एटम मॉलिक्यूल उनके बारे में बात कर रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात कर रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये अच्छे से क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। अगर आपको कहीं भी समस्या आ रही है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा से रिपीट मार सकते हैं, और फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो जल्दी ही हम व्हाट्सअप ग्रुप बनाने वाले हैं, उस व्हाट्सअप ग्रुप पर आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम आगे। आगे चलें तो देखो आगे बात करें, एक एग्जाम्पल है हमारे पास में, यदि चार्ज की बात करें हम, चार्ज ऑन 1SO4 -2, यदि इस SO4 -2 पर ये -2 मेंशन नहीं है तो ये न्यूट्रल है,
और -2 किसकी वजह से आए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से। यानी बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि इस पे जो भी चार्ज आया है वो गेन करने की वजह से आया है। और कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक SO4 है हमारे पास में, तो उस पर चार्ज होगा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। चार्ज कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यदि 1 मोल SO4 -2 है हमारे पास में, तो उस पर चार्ज कितना होगा? तो उस पर चार्ज होएगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर। दोनों तरफ मैंने मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। यदि एक SO4 -2 हमारे पास में है तो उस पर चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यदि 1 मोल SO4 -2 होगा तो उस पर चार्ज कितना होगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर। और यदि ऐसा है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पीछे पढ़ा था। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 96500 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 96500 कूलम। ये हमने पीछे पढ़ा है। अगर मैं इसको फेरेड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फेरेड के बराबर, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया? 2 फेरेड के बराबर। तो इस प्रकार से किसी भी स्पीशीज पे हम चार्ज की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कौन सी यूनिट में? कूलम में और फेरेड में। समझ में आई बेटा? तो यहाँ आज हमने यही सीखा है कि किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और किस प्रकार से कोई भी चार्ज स्पीशीज यदि हमें दी हुई है तो उस पर हम किस प्रकार से चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे एटॉमिक मास यूनिट की, ग्राम से AMU में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, है ना। लेकिन आज का ये लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन्हीं में कन्फ्यूजन रहता है, तो आप इसको बार बार देखिए जब तक क्लियर नहीं होती है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, उस डाउट को आपका दूर कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा? तो आज इतना ही करेंगे, है ना। और अपना ये जो लेक्चर है आपको पता ही है रूबीडियम चैनल पे जाएगा, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और फ़ायदा लीजिए। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, आपको अगर अच्छा कंटेंट मिल रहा है, वही कंटेंट मिल रहा है जो आप फीस जमा करवा करके लेते हो, तो अगर वो कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप इस कंटेंट का फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है बेटा? तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए रूबीडियम चैनल के बारे में। और रूबीडियम चैनल का जो भी ये कंटेंट आपको जा रहा है, ये बहुत ही यूनिक कंटेंट है। ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगी चीज़ें, आपके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे, और आप अगर इसको रेगुलरिटी में, कंटिन्यूटी में देखोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है बेटा? तो आज देखो हमने क्या क्या, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये देखा है हमने कोई भी स्पीसीज 2 प्रकार की हो सकती है, न्यूट्रल स्पीसीज हो सकती है, चार्ज स्पीसीज हो सकती है ना। और फिर हमने बात करी है किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल में किस प्रकार से कर सकते हैं, आयन में किस प्रकार से कर सकते हैं, एटम में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज, कैटायन, एनायन, इनमें किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा? उसके बाद में हमने कुछ एक SO4 वाला क्वेश्चन किया, फिर हमने चार्ज की एक यूनिट डिफाइन की जिसको हम कूलम और फेरेड में रिलेशन इस्टेब्लिश किया। यहाँ पर ये डेफिनेशन जरूर याद रखना बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन यदि हमारे पास में, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन 96500 कूलम के बराबर होता है, या 1 फेरेड के इक्वल होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? तो चलो आगे चले। और ये क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन के बाद में हमने ये किया है। तो आज हमने इतना ही किया है बेटा। ठीक है? आज हमने इतना ही किया है। इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे हम अगले लेक्चर में। अपने रूबीडियम चैनल को याद रखिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। ठीक है बेटा? थैंक यू, धन्यवाद।